गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट एलसीआर सर्किट। आप में से किसी ने मुझसे पूछा भी था कि सर आप ठीक तो है ना, क्योंकि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो मैं ठीक हूँ, कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू। लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ा इशू होता है टाइम का, क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूबर अभी तो नहीं हूँ, तो मैं टाइम निकाल के ही वीडियो बना पाता हूँ। तो जैसे तैसे हो पाता है मुझसे। भी बीच में कोटा में मौसम खराब हो गया था, तो बारिश वगैरह थोड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया था मेरा। लेकिन बैक टू वापस अपने काम पर कि एलसीआर सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर होगा, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर रेजिस्टर होगा। इनके बारे में कभी और बात करेंगे कि प्योर ना लगाए तो क्या, प्योर का मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझो कि एक ऐसा इंडक्टर जिसके पास सिर्फ इंडक्टेंस है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके पास सिर्फ कैपेसिटेंस है, और एक ऐसा रेजिस्टर जिसके पास सिर्फ रेजिस्टेंस है। इन तीनों को सीरीज में लगाया गया विद एन एसी सोर्स। एसी सोर्स मतलब E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फाइनल करंट की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस आएगा, वो सब हमें कैलकुलेट करना है। और क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि ये सर्किट सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाता, इसमें रेजोनेंस भी आता है। तो वो मैं अगले टर्न पे कराऊंगा रेजोनेंस के बारे में। लेकिन ये अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। एलसीआर सर्किट बोलते हैं, ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं, सेलेक्टर सर्किट भी इसी को बोला जाता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो, किसी सर्किट में, किसी एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तो हमें पता है जब हम E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो करंट आएगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन सेम है, बस E की जगह I आ गया। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यहां पर कुछ भी फेज ऐड नहीं हुआ। मतलब अकेला जब रजिस्टर होगा तो कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में वो करंट को फ्लो कराएगा। ये इसका मतलब होता है फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री। वहीं अगर किसी सर्किट में, इंडक्टर में मैं एसी सर्किट मतलब एसी ईएमएफ लगा दूं तो क्या होगा, यहां पर इंडक्टर की एक खासियत होती है कि करंट को पीछे करता है पाई बाय 2 से। तो यहां पर सेम ई की इक्वेशन के लिए आई जो आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ये आएगी। मतलब यहां पे फाई कितना हो गया, पाई बाय 2 का। ऐसे अगर कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर करंट को, अभी इतना नीचे पता नहीं बन रहा होगा नहीं बन रहा होगा, करंट क्या, करंट को आगे कर देगा। मतलब कैपेसिटर के लिए जो करंट आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आएगा। करंट को इसने आगे कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई तीन चीजें हैं अलग अलग लगाइए, तो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें वोल्टेज आगे, इसमें वोल्टेज आगे, करंट पीछे। ये करंट है, ये वोल्टेज है। इसमें करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से। लेकिन क्या होगा जब इन तीनों को हम लगा देंगे, वही तो समझना है हमें। जब इन तीनों को लगा दिया जाएगा तो ये बोलेगा कि नहीं भाई वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में रहो, ये बोलेगा नहीं वोल्टेज आगे रहो, ये बोलेगा वोल्टेज पीछे रहो करंट आगे रहेगी। लेकिन चलेगी उसी की सर्किट में जो ज्यादा पावरफुल होगा। तो वही हमें देखना होता है कि किसकी चलेगी आखिरकार। तो मैं आपको समझाता हूं। यहां देखो तीनों के तीनों सीरीज में करंट हम फ्लो कर लेते हैं पहले। जैसे यहां इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है आई, और इसमें भी करंट फ्लो हो रही है आई, सब में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो इंडक्टर है ये वोल्टेज को आगे करता है, करंट को पीछे करता है। अब हमने करंट तो बना लिया, तो वोल्टेज के साथ खेलना है हमको। तो वोल्टेज को आगे करना है कितना, पाई बाय 2 से। तो ये रहा वोल्टेज, वोल्टेज ऑन इंडक्टर पाई बाय 2 से आगे, मतलब 90 डिग्री से आगे। कैपेसिटर वोल्टेज को पीछे करता है या करंट को आगे करता है, तो लो वीसी नीचे हो गया, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। और रजिस्टर बहुत सीधा साधा है, वो छेड़ता नहीं है। ये हो गया वी आर, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में वोल्टेज, या जिस डायरेक्शन में वोल्टेज उसी डायरेक्शन में करंट हो गया। इस तरीके से रखता है। अब तीनों चीजें तो मैं क्या करूं, जैसे मुझे यहां पर निकालना क्या है, तो करंट की इक्वेशन निकालना है, एक दूसरा मुझे निकालना है इंपेडेंस जेड मुझे निकालना है। लेकिन उसके लिए मैं वी निकाल लेता हूं, क्योंकि कई बार वी वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि नेट वोल्टेज इस सर्किट का निकालो। वो जब मैं न्यूमेरिकल अभी आपको कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना अलग है ये नॉर्मल सीरीज वाले सर्किट से। जैसे मैंने क्या किया, सबके वोल्टेजेस लिख लिए। ऊपर की डायरेक्शन में जैसे है वीएल, तो उसको रेड कलर से बना लेता हूं मैं। इंडक्टर पे जो वोल्टेज आएगा उसको मैंने बोल दिया वीएल। ठीक है, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आएगा उसको मैंने बोल दिया वीसी, नीचे आ रहा है वो। ठीक है, वीसी। और रजिस्टर पे जो वोल्टेज आएगा उसको मैंने बोला वीआर। इसको बताओ ब्लू से। लो भाई ये हो गया वीआर। अब आपको लगेगा कि क्या तीन के बीच में ग्राफ बनेगा क्या, नहीं नहीं, यहां से चेंज आने वाला है, यहां से चेंज आने वाला है। वो चेंज ये आने वाला है कि अगर ये सर्किट इंडक्टिव एलसीआर सर्किट है, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट,
या फिर ये सर्किट कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट है। या तो इंडक्टिव एलसीआर सर्किट हो सकता है, या कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट हो सकता है, या प्योर रेजिस्टिव भी हो सकता है। वो तो उसको छोड़ो, एक बार इसी पे फोकस करो कि या तो इसमें इंडक्टर पावरफुल है, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट में इंडक्टर पावरफुल है, या कैपेसिटर पावरफुल है। तो जो ज्यादा पावरफुल है उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। मतलब इंडक्टिव एलसीआर सर्किट के लिए वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंडक्टर ग्रेटर देन होगा वोल्टेज ड्रॉप ऑन कैपेसिटर। वैसे ही किसी कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट के लिए वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंडक्टर लेस देन होगा वोल्टेज ड्रॉप ऑन कैपेसिटर। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन में दिया होगा, या आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी जिससे आप निकालोगे वीएल और वीसी की वैल्यू, या फिर आपको कुछ भी नहीं दिया हो, डेरिवेशन आ गया बोर्ड में जिससे तो, और वो बोला भी नहीं हो कि इंडक्टिव सर्किट है कैपेसिटिव सर्किट है, तो आपको खुद की मर्जी से सॉल्व करना है। लिख देना है कि फॉर एन इंडक्टिव एलसीआर सर्किट या फॉर अ कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड के लिए, आपको आसानी होगी। बोर्ड में सिर्फ एक साइड वाला सॉल्व करना है आपको, दोनों नहीं। चलो, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट मतलब वीएल ग्रेटर देन है वीसी। जब वीएल ग्रेटर देन है वीसी, अब मैं ब्लैक से बना रहा हूं, मतलब वीएल वाला एरो बड़ा है, वीसी वाला छोटा है, और इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये रहा वीआर। तो वीएल देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों पे वोल्टेज है, लेकिन दोनों अपोजिट फेज में। देखो अपोजिट फेज में तो कैंसिल करेंगे, और जो बड़ा है फाइनली उसी के साथ रह जाएगा। तो वीएल माइनस वीसी में यही कर रहा हूं, यही चेंज कर रहा हूं। वीएल माइनस वीसी जो आएगा वो क्या आएगा, ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, ये हो गया, यहां पर आ गया वीएल माइनस वीसी। नहीं करना पड़ा ना, देखो दो दो को सॉल्व। ठीक है, अब जो नेट वोल्टेज हम निकाल रहे हैं, नेट ईएमएफ आपने लगाया वो हम निकाल रहे हैं यहां पर, ये आ गया वो ईएमएफ। हमें पता है इसी डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रही है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसी डायरेक्शन में आई फ्लो हो रही है। तो करंट और ईएमएफ के बीच में जो एंगल होता है उसी को तो क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं। पढ़ाता रहा हूं ये चीज कि करंट और ईएमएफ के बीच में जो एंगल होगा उसी को फेज एंगल बोलेंगे। तो यहां पर tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई आई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और अगर आपको नेट ईएमएफ निकालना है वो भी बड़ा आसान है। नेट ईएमएफ पाइथागोरस फॉर्मूला, ई स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि ये कैसा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। और अगर यहां से स्क्वायर हटाया तो यहां क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये हो गया नेट ईएमएफ। चलो, अब समझ गए आप, कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट में वीएल छोटा होगा, वीएल छोटा है, ये है वीएल, सॉरी वीएल, यहां है वीसी, और ये है वीआर। फाइनली माइनस कर दूं इसको, माइनस कर देंगे तो भी वीसी ज्यादा है तो नीचे ही आएगा ग्राफ। जब ग्राफ नीचे आएगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हो गया वीआर, ये हो गया वीसी माइनस वीएल, और यहां पर ये आएगा ईएमएफ। नीचे एंगल बनेगा फाई, और करंट तो यही फ्लो हो रही है। अगेन जो ई आएगा, ई इक्वल्स टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि वीएल माइनस वीसी करें या वीसी माइनस वीएल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, बात एकदम सही। चलो, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, इसी को बेस लेके हमने करा था। चलो ठीक है, अब देखो, जैसे अपोजिशन टू द करंट, जब किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो अपोजिशन टू द करंट यानी कि रेजिस्टेंस होता वोल्टेज अप्लाइड अपॉन करंट फ्लोइंग, ऐसा ही होता। यहां पर तीन चीजें, ये अलग देगा अपोजिशन टू द करंट, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये भी देगा अपोजिशन टू द करंट जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है अपोजिशन टू द करंट वो होती है एक्सी, और इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सएल, ये होती है अपोजिशन टू द करंट। तो एक्सी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर भी क्या लिया था, वोल्टेज अपॉन करंट, यहां पर भी क्या लेंगे, वोल्टेज अपॉन करंट, तीनों सीरीज में करंट का डिवाइड तो मैंने कर दिया, कोई इशू नहीं है। रेजिस्टेंस का निकाल रहे तो वोल्टेज ड्रॉप ऑन रेजिस्टेंस, इंडक्टर का निकाल रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंडक्टर, कैपेसिटर का निकाल रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप ऑन कैपेसिटर। मतलब अगर मैं वीआर में आई का डिवाइड करूं तो आर आ रहा है, वीसी में आई का करूं तो एक्सी आ रहा है, और वीएल में आई का करूं तो एक्सएल आ रहा है। यहां देखो वीएल वीसी सब दिया हुआ है आपको, मतलब यहां पर जो ग्राफ बनेगा अभी वो इनके रिएक्टेंसेस के बीच में बनेगा, उसको बोलेंगे इंपेडेंस, इंपेडेंस ट्राइंगल पूछा जाता है, इंपेडेंस ट्राइंगल। तो वीएल माइनस वीसी, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा यहां से, और ये तो क्या है, वीआर अपॉन आई, आर हो गया। दोनों के बीच का जो नेट रिएक्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, जो भी आप बोलो, नेट अपोजिशन टू द करंट, वो क्या हो गया,
वो हो गया z। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये आ गया फाई यहां से, तो हम z निकाल सकते हैं। एक बार इसको वहां पर भी अप्लाई कर दूं, फिर मैं मिटाऊंगा वहां से। ये है वी आर अपॉन आई आर, वी सी अपॉन आई एक्स सी, एक्सएल अपॉन आई एक्सएल, ये नेट इंपेडेंस, नेट रिएक्टेंस, जो भी आप बोल लो, ये फाई। अब मैं यहां से मिटा रहा हूं, इंपेडेंस ट्राइंगल है ये, इसको भी मैं लिखा हुआ मिटा रहा हूं। ठीक है, अब यहां से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, फाइंड द नेट इंपेडेंस। नेट इंपेडेंस निकालना बड़ा आसान है, वही पाइथागोरस, z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर आप ये वाला कर रहे हो तो, और वो वाला कर रहे हो तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, अगेन सेम ही आंसर आएगा, कोई इशू वाली बात नहीं उसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है आर बाय जेड, दोनों में ही सेम आने वाला है। ठीक है, टेन फाई भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन बेस, बेस मतलब आर। सही है क्या यहां तक? देखो एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर वो वाला होता तो एक्सी माइनस एक्सएल और एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर हो जाता। सही है ना यहां तक, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा डन करो एक बार। तो अब देखो, अकेला अकेला रजिस्टर होता तो पाई जीरो का एंगल लाता, अकेला कैपेसिटर होता तो प्लस पाई बाय टू करता करंट को, और अकेला इंडक्टर होता तो माइनस पाई बाय टू करता। लेकिन ये क्या करेगा, अभी तक अननोन है, उसको हम करते हैं। देखो यहां लग रहा है इंडक्टर, इंडक्टिव सर्किट की खासियत ये होगी कि वो वोल्टेज को आगे ही करने की सोचेगा। अकेला होता तो पाई बाय टू से आगे कर देता, लेकिन क्योंकि रजिस्टर भी है कैपेसिटर भी है, तो पाई बाय टू से तो आगे नहीं कर पाएगा, कितने से कर पाएगा, फाइव से। ऐसे अगर हम कैपेसिटर की बात करें, अकेला होता तो करंट को आगे करता पाई बाय टू से, लेकिन क्योंकि रजिस्टर भी लग रहा है और इंडक्टर भी लग रहा है, तो पाई बाय टू से तो करंट को आगे नहीं कर पाएगा, सिर्फ फाइव से ही कर पाएगा। तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी, दिख तो रहा है ना इतना नीचे तक, यहां जो इक्वेशन बनेगी ना, वो क्या बनेगी करंट की, इंडक्टिव सर्किट के लिए वो बनेगी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को पीछे करना है माइनस फाइव। और यहां जो इक्वेशन बनेगी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बनेगी यहां पर इस तरीके से। तो शायद आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, फेजर डायग्राम से भी डर लगता है, फेजर से भी डर लगता है, वो भी मैं बता देता हूं। इंडक्टिव एलसीआर सर्किट के लिए फेजर डायग्राम भी मैं बना देता हूं। आपसे पूछ लिया जाए कि इंडक्टिव एलसीआर सर्किट है, पूरा डेरिवेशन करो, इंपेडेंस ट्रायंगल बनाओ, ईएमएफ की वैल्यू निकालो, पावर फैक्टर निकालो, और एक इसका फेजर डायग्राम बनाओ। बहुत आसान है फेजर डायग्राम बनाना, टाइम के बीच में बनता है। ईएमएफ और करंट के बीच में कितना एंगल है, फाई का, जिसमें करंट पीछे है, ईएमएफ आगे है। ठीक है, ये लिया मैंने ईएमएफ, ये हुई मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट की, और करंट पीछे है कितने से, फाई से, तो ये कितना है ओमेगा टी, और करंट इससे पीछे आई, आई नॉट कितने, फाइव से, यहां लिख दोगे फाइव। अगर कैपेसिटिव सर्किट का बनाना है, देखो ये रहा कैपेसिटिव सर्किट के लिए, अगेन टाइम, ये लिया मैंने ई नॉट, ओमेगा टी से चल रहा है, और करंट इसमें आगे, तो ये लो, ये करंट बना दिया मैंने आई नॉट, और कितना, फाइव से। सिंपल, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। तो हम नेक्स्ट टर्न पे रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस के बाद में इसके नॉर्मल बिना रेजोनेंस के कैसे वैल्यू देता है, और रेजोनेंस के बाद कैसी वैल्यू देता है, वो मैं बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।